जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जीडीएस नई भर्ती के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और अब आप अपने फॉर्म भरने की तैयारियों में लग चुके होंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपसे एग्जाम नहीं लिया जाता, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ मेरिट आपकी बनती कैसे है वो आपको ध्यान देना है। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, बीपीएम रहेगा या एबीपीएम, जिसको ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। फॉर्म आपको फिल करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और फॉर्म आप कहाँ से फिल करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। ठीक है, व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, वरना कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें 80% जिस बच्चे का आया है उसका सिलेक्शन हो गया है और 95% जिस बच्चे का आया है उसका सिलेक्शन रुक गया है। ऐसा क्यों हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि चैनल पर अगर पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनती है। मेरिट जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड मेरिट बनेगी, ऑटो जनरेटेड है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी धांधली नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मेरिट आपकी बनेगी ये केवल और केवल 10th के मार्कशीट के हिसाब से बनेगी। फिर आपने चाहे 12th किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो, पीएचडी किया हो, कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका यहाँ परसेंटेज बनने वाला है। अब ध्यान देते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से मेरिट तो बनेगी आपकी, लेकिन बनेगी कैसे वो आप देखिए। जिसका मेरिट, जिसका परसेंटेज, मान लीजिए कि जहां परसेंटेज दिया जाता है वहां तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल आया। मान लीजिए कि आपके मान लीजिए कि आपके यहाँ 95% है, वो तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है। आपके 92% है, ये भी सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक बात यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड की मेरिट कितनी जाती है, सीबीएसई की जो मेरिट जाती है वो 98, 99, 96। तो यहां पर इन्होंने जो काम किया है कि सीबीएसई की जो मेरिट है वहां वो केवल 95% तक ही काउंट होगी, इससे ऊपर की मेरिट काउंट नहीं होगी सीबीएसई वालों के लिए। बाकी स्टेट बोर्ड के जो है उनकी मेरिट ज्यादा काउंट होगी। ये तो हो गया परसेंटेज का। दूसरा होता है कि जहां ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, जहां ग्रेड दिया जाता है वहां मेरिट कैसे बनेगी। तो ग्रेड सिस्टम के लिए मेरिट बनाने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आपका ग्रेड A1 है, कितना है A1, तो इसके लिए आपको दिए जाएंगे 10 अंक। कितने दिए जाएंगे, 10 अंक। और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 9.5 से होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 95% नंबर आ जाता है। समझ गए आप ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग आपकी ओवरऑल उससे निकाली जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी ग्रेडिंग नहीं रहेगी, टोटल ग्रेडिंग जो रहेगी उससे काउंट होगा। मान लीजिए कि आपके साइंस में आपके नंबर हैं A1 और हिंदी में है आपके A2, तो ये काउंट नहीं होगा। ओवरऑल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है A2 ग्रेड आ रहा है, तो A2 ही माना जाएगा, ना कि A1 माना जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह अगर आपका A2 है तो यहाँ पर आपको 9 अंक दिए जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 9.5 से, यानी कि जितना ग्रेड है आपका उसी के हिसाब से 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी मेरिट तैयार हो जाती है। तो ये तो आप समझ गए कि मेरिट कैसे तैयार होती है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि सपोज दैट किसी भी कैंडिडेट के नंबर समान आ गए। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट कोई ए है और कोई कैंडिडेट बी है, इसकी जो मेरिट आई है वो आई है 95%। कैंडिडेट बी है, इसकी भी मेरिट आ गई है 95%, और 95% पे ही सिलेक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि 95 लास्ट कट ऑफ जा रही है। अब सिलेक्शन किसका होगा, ए का होगा या बी का होगा। तो ऐसे में भी रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस जो मिलेगा, मान लीजिए कि ए की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2000,
2000 2018, सपोज दैट, मैं तो बस मानने के लिए 2018 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वहीं जो बी की डेट ऑफ बर्थ है वो 2017 है। तो सिलेक्शन यहाँ पर बी का होगा, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा यानी कि एज ज़्यादा है। जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको ये मान लिया जाता है कि इनके पास अभी कंपटीशन के मौके कम हैं, तो इसलिए इनका सिलेक्शन दे दीजिए। और इनका अभी टाइम है, इनके पास ज़्यादा समय है, तो इनको मौका और भी मिल सकता है। अगर दोनों केसेस में मान लीजिए कि दोनों ही केस में डेट ऑफ बर्थ सेम निकल गई, तो क्या होगा? इसके लिए पूरा प्रावधान दिया गया है कि एससी कैंडिडेट होना चाहिए, फिर एससी में महिला होना चाहिए, ट्रांसजेंडर होना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड होना चाहिए। पूरी एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ पर दे दी गई कि किसका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। मेरिट का सारा खेल अब आप समझ चुके हैं। दूसरा है बीपीएम या एबीपीएम, दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? देखिए, बीपीएम मतलब कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम जीडीएस भी बोलते हैं, बहुत ही फेमस है जीडीएस। इसको क्या बोलते हैं? जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? अगर सैलरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको बीपीएम में ज़्यादा सैलरी दी जाती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी जो होती है वो ज़्यादा होती है, काम भी कम इनका होता है और सैलरी भी अच्छी दी जाती है। वहीं एबीपीएम को डाक लाना, डाक का वितरण करना, रजिस्टर मेंटेन करना, हर एक काम एबीपीएम का होता है और सैलरी भी यहाँ पर कम दी जाती है। लेकिन बेनिफिट क्या है कि एबीपीएम की पोस्ट ज़्यादा होती है, बीपीएम की वैकेंसी कम होती है। तो यहाँ आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, यहाँ आपके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है फॉर्म फिल। फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, आपको कोई भी तथ्य छिपाना नहीं है। नंबर दो, कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है, आप जैसा कि जानते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सही हों। किसी में भी आपके फादर मदर या आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर का डेट ऑफ, कुछ भी मिसमैच नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर कर लीजिए, तब इसके बाद फॉर्म फिल करिए। नेक्स्ट जो आता है फॉर्म फिल करते समय जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑटो जनरेटेड होता है, तो यहाँ जो आपका मेरिट बनेगी वो 0.4 अंक तक बनेगी। मान लीजिए कि किसी का नंबर आता है 94.6321 और किसी का आता है 94.6211, तो सिलेक्शन इसका होगा। तो फॉर्म फिल करते समय आपको 0.4 अंक तक अपना भरना होगा। क्या समझे? 0.4 अंक तक आपको अपना परसेंटेज भरना होगा, जिससे किसी भी तरीके कोई भी गड़बड़ी होने ना पाए। पॉइंट में आप पीछे रह सकते हैं, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। इतना समझ गए आप? दूसरा बात यह है कि जहां पर ग्रेड और परसेंटेज सिस्टम दोनों ही लागू है, बहुत से ऐसे बोर्ड हैं जहां पर ग्रेड भी दिया जाता है, परसेंटेज भी दिया जाता है, यानी कि नंबर भी दिया जाता है। तो आपको अपने परसेंटेज भी फिल करने हैं, ये नहीं कि आपने केवल ग्रेड फिल कर दिया, परसेंटेज नहीं फिल किया, आपको दोनों ही यहां पर फिल करने होंगे। ठीक। व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है? जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको कोई भी गलत तथ्य नहीं देना है, किसी भी तरीके गलत सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करने, किसी भी तरीके की भ्रामक सूचना नहीं देनी है, और सारे तथ्यों को आप यहाँ साफ साफ लिखने वाले हैं। फॉर्म फिल कहाँ से करें? ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि फॉर्म फिल कहाँ से करें। देखिए, पूरे भारत के लिए जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई है, तो ऐसे में क्या होता है कि यूपी, बिहार और जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, मोस्टली जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ की मेरिट ज़्यादा जाती है। वहाँ की लास्ट टाइम के अगर आप मेरिट उठा के देखेंगे तो लगभग 96 97 तक यहाँ पर मेरिट गई थी, 98% तक मेरिट चली गई थी। तो हिंदी भाषी राज्यों से थोड़ा आप बचिए। आपको हिंदी आती हो, देखिए आप पूरा नोटिफिकेशन उठा के देखिए, वहाँ जहाँ जहाँ हिंदी प्रायोरिटी दी गई। अब ये नहीं कि आपको हिंदी नहीं आती है और आपने फॉर्म भर दिया गुजरात से, तो गुजराती आनी चाहिए तभी तो आप फॉर्म भरेंगे। तो आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है और मेरिट कहाँ की कम जाती है, वहां से आप फॉर्म फिल करिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। फिर आता है 80% इन, 95%, 90% आउट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेरिट जो है 80% है, उनका सिलेक्शन हो गया, 95 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना मैंने बताया था कि यहाँ आपको प्रेफरेंस देना होगा पोस्ट के हिसाब से कि आपका पोस्ट क्या है। सपोज दैट आपने
फॉर्म भरा प्लेस ए से, प्लेस बी से, प्लेस सी से। अब यहाँ पर आपने यहाँ फॉर्म भर दिया है, फॉर्म A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, B3, C1, C2, C3। आपने फॉर्म भरा है A1 में, B और B2 में और C1 में। अब आपने फॉर्म, अब आपकी मेरिट जो बनेगी वो A1 की बनेगी, B2 की बनेगी और C1 की बनेगी। यहाँ आपके 95% है, यहाँ आपके 95% है, यहाँ आपके 95% है। तो ये मेरिट A1 की 95, मान लीजिए किसी का 96 है A1 में, आपका नहीं सिलेक्शन होगा। यहाँ पर A2 में केवल इतने लोगों ने फॉर्म भरे जहाँ पर 86 केवल आ रहा है। लास्ट कट ऑफ कितनी आ रही? 86। तो आपका सिलेक्शन, आपने प्रेफरेंस तो A1 को दिया, तो आपकी मेरिट जो बनेगी वो A1 में ही बनेगी। A2 में आप नहीं जा सकते। तो A2 में जो सबसे ज़्यादा मेरिट रहेगी उसका, सर आप सपोज दैट A1 में 95 गई, A2 में 86 है, तो यहाँ इस तरीके का भी खेल होता है। तो बहुत सी बारीकियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ जो सच में पढ़ाई करते हैं, जिनका क्वालिफिकेशन लेवल बहुत ही अच्छा है। एक छोटा सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, मेरिट का सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं होती है इस वैकेंसी में। एक छोटा सा एग्ज़ाम लीजिए, बहुत नॉर्मल ना लीजिए। आप एक ही सब्जेक्ट पूछ लीजिए, केवल हिंदी का निबंध ही लिखवा लीजिए, हिंदी के 20 क्वेश्चन ही ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप मेरिट बना दीजिए। इंग्लिश के ले लीजिए, XYZ कुछ भी करना आप कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम करा लेते तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता बच्चों के लिए और सिलेक्शन के लिए भी। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपका बन रहा है तो बेशक कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।